हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने कक्षा 10वीं की कक्षा 10वीं की साइंस विज्ञान विषय का 4 चैप्टर के 2 पार्ट हमने डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। जो पार्ट 2 है उसमें कुछ डिवाइस की प्रॉब्लम आ जाने के कारण हमको बीच में ही चैप्टर को छोड़ना पड़ा था। सो गाइस, उसके आगे से आज अपन देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। अपन ने इसके बारे में 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से पढ़ाया है, जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए। और एज टू बुक से भी पढ़ाया है और हम बुक के साथ साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश हमने की है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। कार्बन का सूत्र क्या होता है? कार्बन की परमाणु संख्या गाइस क्या होती है? 6 होती है। कार्बन का जो संकेत होता है वो C होता है। कार्बन कौन सा आबंध बनाता है? सहसंयोजी साझेदारी का आबंध बनाता है, क्योंकि कार्बन की जो बाह्यतम कक्षा होती है 4 होती है। बाह्यतम कक्षा में 4 अणु होते हैं, जिसके लिए उसको ना तो वह 4 को दे सकता है किसी को, ना ही 4 किसी से ले सकता है। उसको अष्टक बनाने के लिए 4 की जरूरत होती है। तो इसके लिए वह साझेदारी का काम करता है कि वह 4 किसी से जब जरूरत पड़ती है तो ले लेता है, और जब जरूरत नहीं होती है तो और किसी और को जरूरत होती है तो दे देता है। यही होती है गाइस साझेदारी। हमने कार्बन के अपरूप भी देखे थे गाइस, जैसे हीरे है, ग्रेफाइट है और बकमिस्टर फुलेरिन की संरचना भी हमने देखी थी। इसके बारे में हमने अपरूपों के बारे में अच्छे से चर्चा की थी। अब गाइस, जैसे कि हमने इन क्वेश्चन आंसर को भी लगाया था, कार्बन की प्रकृति के बारे में बताया था कि कार्बन के प्रकृति कैसी होती है। हाइड्रोकार्बन के हमने रूप बताए थे। वो कितने प्रकार के होते हैं गाइस? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त वो एल्केन होते हैं, और जो संतृप्त होते हैं मतलब कि वह एक एकल अनुबंध बनाते हैं, और जो असंतृप्त होते हैं उनको एल्कीन और एल्काइन होते हैं, जो द्वि अवंध और त्रि-अवंध का निर्माण करते हैं। इसके बारे में अपन ने जाना था। ठीक है गाइस, तो ये वाले भी हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हम देखते हैं आगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश की थी। गाइस, जिसको भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम फिर से समझाने की फुल कोशिश करेंगे। गाइस, हमने इनके बारे में भी देख लिया था कि क्या होता है एकल अवंध, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। आज भी हम अच्छे से चर्चाएं करेंगे, जिससे कि आपसे बन जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त सूत्रों की संरचनाएं बनाई थी हमने। प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके 6 देखे थे हमने इनके नाम। शेष संयोजकता हाइड्रोजन के, जैसे हमने देखा था कि इसमें क्या हो रहा था गाइस, कि इसमें जो परमाणु जो सूत्र एक सा था, और सूत्र के साथ साथ इनमें संरचना में चेंजिंग थी। इसकी संयोजकता 1 थी। हाँ, तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना कंकाल संपूर्ण अणु, बेंजीन की संरचना भी बना सकते थे, उसी से अपन ने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कार्बन की दोस्ती। कार्बन विषम कैसे सभी के साथ साझेदारी कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ भी करता था, नाइट्रोजन के साथ भी कर लेता है। और समजातीय श्रेणी क्या होती है गाइस? समजातीय श्रेणी, इसके बारे में हमने पढ़ा था। समजातीय श्रेणी क्या होती है गाइस, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश की थी। जिसको भी समझ में ना आया हो हम एक बार और बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। समजातीय श्रेणी क्या होती है गाइस? जो समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म यौगिकों का एक समूह, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या बोला गाइस? समान श्रेणी क्या होती है? इसमें समान श्रेणी होती है, और समान श्रेणी के साथ साथ में क्या होता है? समान संरचना होती है। इसकी संरचना जो बनती है वो भी समान बनती है, का एक ऐसा समूह जो सजातीय श्रेणी कहा जाता है, जिसके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक का समान होते हैं। समान संरचना होती है, समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। अब इतना याद रखिए, समान श्रेणी होती है और समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं वाले कार्बनिक यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? समजातीय यौगिक कहते हैं।
इनके बारे में हमने देखा था और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं गाइस। यदि आपको ये वाला समझ में, यहाँ पे हम समझा रहे थे आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने बोला था कि हम अच्छे से आपको अभी समझा देंगे। इसमें लिखने की प्रॉब्लम जा रही थी, हम लिख नहीं पा रहे थे ठीक तरह से। सो गाइस हम चलते हैं, हमने उसकी भी PDF के रूप में तैयार कर लिया है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से समझ में आ जाए। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा कि इसमें क्या था, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं गाइस, अपन ने चैप्टर में पढ़ा था। वो होते हैं 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से होते हैं इसमें हमने देखा, एक होता है संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक के बारे में हम डिफाइन अच्छे से कर चुके हैं। संतृप्त यौगिक जो होता है गाइस, उसमें क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एकल आबंध बनाते हैं। जो एकल आबंध बनाते हैं उसी को हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। उसको हम, और उसके संतृप्त यौगिक का एक ही रूप होता है गाइस, वो होता है एल्केन। क्या होता है, उसको हम एल्केन कहते हैं। और असंतृप्त क्या होते हैं गाइस, असंतृप्त वो होते हैं यौगिक, वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो द्विआबंध बनाते हैं। क्या से आबंध बनाते हैं, जैसे C है, ये यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी, और यहाँ से भी मिल जाएगा। इनके 4 परमाणु होते हैं, 4 वो होते हैं आत्म कक्षा में। तो ये बना रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं गाइस, ये द्विआबंध बना रहे हैं। और द्विआबंध वाले को असंतृप्त यौगिक कहते हैं, या जो त्रिआबंध बनाते हैं साथ में मिलकर के, उसको हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और इसके जो असंतृप्त यौगिक के भी, असंतृप्त यौगिक के गाइस 2 प्रकार हैं। हमने देखा कि संतृप्त यौगिक का एक ही प्रकार है एल्केन, लेकिन असंतृप्त यौगिक के 2 प्रकार है। कौन, एल्कीन और एल्काइन, 2 प्रकार के होते हैं असंतृप्त यौगिक। अब इसके बारे में अपन देखते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, इसलिए उसने क्या किया गाइस, यहाँ पे देखिए आप, एकल आबंध बनाएगा। जैसे कि एकल आबंध बनाएगा, जैसे कि हाँ C2H4, H4 यदि आबंध बनाएगा तो ये कैसा बनाएगा गाइस, इसमें हम देखेंगे, देखिए C है, C2 लिखा है यहाँ पर, तो अपन 2C लेंगे। अब 2C में 2 कार्बन की संख्या है, कार्बन में 4 आबंध होते हैं। कितने होते हैं गाइस, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 4 होते हैं। इनकी संयोजकता बाह्यतम कक्षा की 4 होती है गाइस, 1 2 3 4। इसमें भी हो गए तो 4, 1 2 3 और 4। और हाइड्रोजन कितने लिए हैं, 4, 1 2 3 4। यदि ये आबंध बना, इसका एक ही आबंध होता है हाइड्रोजन का, कार्बन के तो 4 होते हैं। इसका सॉरी गाइस, ए है, इसका ए है, तो एक आबंध बनाया, एक यहाँ से मिला, एक यहाँ से मिला, और ए यहाँ से मिलेगा। और इसके ही 4 थे, एक इससे मिल गया इस वाले कार्बन से, और एक इस वाले कार्बन से मिल गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मिल गए इसको, 4 और दूसरे मिल गए, इसलिए इसको क्या कहेंगे गाइस, ये एकल आबंध बनाया जाता है। इसमें एल्केन होता है, क्या होता है इसका, एल्केन। संतृप्त यौगिक का प्रकार जो है वो है एक ही प्रकार का होता है, वो है एल्केन, ठीक है ना। इसको लास्ट में क्या आता है गाइस, आप ध्यान देना, एन आता है। क्या आता है, एन। जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एन आएगा लास्ट में। तो आप समझ जाइएगा कि संतृप्त यौगिक तथा इसकी क्या है, संतृप्त यौगिक एल्केन का ही प्रकार है। गाइस अब देखते हैं असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ये क्या होते हैं, द्विआबंध बनाते हैं, और ये एल्काइन होते हैं, वो त्रिआबंध बनाते हैं। इसकी जानने की ट्रिक होती है गाइस, इन। क्या आएगा इसमें लास्ट में, इन। जैसे मैथिन, मैथिल, और इसमें आयन आएगा, मेथाइन आएगा, प्रोपाइन आएगा, एथाइन आएगा इसमें आयन में, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं असंतृप्त यौगिक, क्योंकि ये 2 आबंध बनाते हैं और ये त्रिआबंध बनाता है।
इसको अपन निकाल, इसका सूत्र भी है गाइस, आप देख सकते हैं। इसमें हमने ये भी पढ़ा था, चैप्टर में देखा था। n की संख्या जहाँ पे n मतलब होता है संख्या। जैसे मैथ में अपन बताते हैं n बराबर इक्वल क्या होता है, मतलब जो भी संख्या दी होती है n बराबर संख्या जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है उसको क्या पढ़ेंगे गाइस, मैथ पढ़ेंगे। जिसमें कार्बन की संख्या 2 होती है उसको एथ पढ़ेंगे। जिसमें कार्बन की संख्या 3 होती है उसको प्रोप पढ़ेंगे। जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है उसको ब्यूट। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, आप इनका याद करने की कोशिश करें, जल्दी हो जाएगा। 3-3 से आप याद करिए, आराम से याद हो जाएगा, 3-3 या 4-4 से। देखिए मैथ, एफ, प्रोप, मैथ, एफ, प्रोप एक जैसे लगते हैं। ब्यूट, पेंट, हेक्स, ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट, ऑप्ट और नॉन डेक ए है। सो गाइस हमने देखा था कि इनके निकालने का सूत्र क्या है। अपन इस पे भी देखिए, जो सूत्र है वो होता है ए वाला, ठीक है ना। इनको लास्ट में इन आएगा, इसमें एन आएगा, एन आएगा, इसमें आइन आएगा। इसमें देखते हैं अपन इसके निकालने की सूत्र। जैसे कार्बन में एन जहाँ लिखा है गाइस वहाँ पे अपन कार्बन की संख्या लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कार्बन की संख्या लिख देंगे और आराम से सूत्र भी निकाल पाएंगे। जैसे क्या होता है गाइस, सी जैसे हमको निकालना है मैथेन का निकालना है और एथीन रूप में निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, इन सूत्रों को भी जानना है। यहाँ पे जो एन लिखा है वहाँ पे अपन को संख्या लिखना है। यदि 1 लिखेंगे तो अपन मैथ बनेगा और फिर बाद में इन बन जाए, मैथीन बन जाए, चाहे आइन बन जाए, मैथाइन बन जाए, चाहे मैथेन बन जाए। ये अपन जिस सूत्रों पर डिपेंड करेगा, एन, इन, आइन, मतलब कार्बन संख्या एकल बंध में, एकल यदि बंध है तो आबंध है तो एन आएगा, द्वि आबंध है तो इन आएगा और त्रि आबंध है तो आयन आएगा। इन सूत्रों को भी जान लेते हैं। देखिए सी है जो वो कार्बन है, कार्बन में एन लिखा है, एन लिखा है तो अपन कार्बन की संख्या लिख देंगे। जैसे 1 लिख दिए हमने तो 1 हो गया। और H2, अब H2 लिख देंगे और गुणित में क्या लिख देंगे गाइस, यहाँ पे हमने 1 लिया है एन की जगह तो 1 ही लिखेंगे। तो इससे ये सूत्र से आराम से हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं सूत्रों को। देखिए अब इसमें जो एल्कीन का सूत्र क्या है, CnH2n। अब इसमें देखिए कोई कुछ नहीं लगा और इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है, इसी सूत्र में 2 जोड़ देंगे तो ये एल्केन का सूत्र बन जाएगा गाइस। और इसी सूत्र में अपन 2 घटा देंगे तो किसका सूत्र बन जाएगा, एल्काइन का सूत्र बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम निकालते हैं प्रोप का, निकालते हैं गाइस। प्रोप में 3 होते हैं कार्बन के परमाणु। तो देखिए आप, ये अपन एल्केन का निकालते हैं, मतलब एकल आबंध निकालते हैं प्रोप का। तो देखिए सी है, अपन ने सी लिखा, एन की जगह क्या लिखेंगे गाइस, 3 लिखेंगे। अपन ने प्रोप का निकालना है तो 3 लिख दिया। अब H से H2 जाएगा, H लिखा है, H लिख दिया और 2 लिख दिया। क्या आएगा, 2 लिख दिया, 2 का गुणा है। और फिर एक गुणित में n बना है गाइस तो यहाँ पे क्या काय का निशान आता है, मैथ तो आपसे बनती होगी इतनी, तो गुणा का निशान आता है। n की जगह क्या लिखा था हमने, 3 लिखा था तो 3 लिख दिया और प्लस में 2 लिख दिया। क्या है, प्लस में 2 लिख दिया। तो देखिए गाइस आप 3C3H6 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6 और प्लस में कितना है, 2 है, 6 2 8 आ जाएगा। कार्बन के 3 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु। तो ये क्या बन जाएगा गाइस, ये प्रोपेन का ही निकल के आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप दूसरे सूत्र भी निकाल सकते हैं। इस पे ही H2H, इसमें अपन को 2 क्या करना है, नहीं जोड़ना है। इसमें 2 देखिए, इसमें अपन ने 2 जोड़ा इसी सूत्र में, एक साइड जोड़ते हैं और एक साइड घटाते हैं। आप याद कर सकते हैं CnH2 में गुणित n। सी से आगे देखिए, सी का n से गुणा किया
और H2 का किससे कर दिया, फिर से N से किया। C का गुणा हो रहा है N से और H2 का गुणा N से हो रहा है। और फिर बाद में यदि एल्केन का निकालना है तो इसी सूत्र में 2 जोड़ देंगे, और यदि एल्काइन का निकालना है गाइस तो उसमें 2 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कार्बन यौगिक के। देखिए आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने आगे। सो गाइस अपन यहाँ पे देख रहे थे, अपन ने इस सूत्र के बारे में जानने की कोशिश की कि इस सूत्र से हम कोई भी अपन वो निकाल सकते हैं। एल्कीनो एक इसका सूत्र है गाइस, यहाँ पे 2 कुछ नहीं लगा है, ना घटा है ना बढ़ा है, तो ये एल्कीनो का है। यदि घट जाता तो एल्काइन हो जाता। और यहाँ पे अपन देखते, यहाँ पे यदि अपन इसलिए CnH2n गुणित n और फिर यदि 2 जोड़ देते प्लस में तो वो बन जाता एल्कीनो का। और यदि 2 यहाँ पे घटा देते गाइस तो घटा देते तो क्या हो जाता, एल्काइन बन जाता। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हम जब किसी सजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है। क्या होता है, जब समजातीय श्रेणी में मतलब समान संरचना और समान रासायनिक गुणधर्म जिसके आते हैं उसमें यदि हम आणविक द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है। इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हमको क्या दिखाई देती है गाइस, क्रमबद्धता दिखाई देती है। किसी विलायक में विलेय के भौतिक गुणधर्म में भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म में समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। अब देखेंगे गाइस कार्बन की नाम पद्धति, कार्बन के यौगिकों की नाम पद्धति कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमने अच्छे से नोट्स बनाया है, उसमें समझा देंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिक के नाम के आधार पर वैश्विक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न और पूर्व अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। जैसे क्रियाकलाप 4.2 में अल्कोहल के नाम मिथेनॉल्स, एथेनॉल, प्रोपेनॉल आदि ब्यूटेनॉल। निम्न विधि के द्वारा किसी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। देखते हैं गाइस इसमें विधियां क्या दी हुई हैं। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परमाणु वाले यौगिक का नाम क्या होता है गाइस, हमने ये तो पहले बता दिया है क्या है इसका। यदि एक कार्बन का परमाणु होता है उसको अपन मेथ बोलते हैं, मेथेन। यदि एल्कीन में मेथेन बोलते हैं। और यदि दो होते हैं गाइस तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और यदि 3 होते हैं तो प्रोप बोलते हैं। और 4 होते हैं तो ब्यूटेन बोलते हैं। और 5 होते हैं तो पेंटेन बोलते हैं। और 6 होते हैं तो हेक्स बोलते हैं गाइस। और फिर हेप्ट आ जाता है। हेप्ट के बाद साथ में फिर बाद में ऑप्ट आ जाता है। ऑप्ट के बाद हमने क्या देखा था गाइस, नॉन आता है। नॉन के बाद डेक आ जाता है। हमने 7 के बता दिए हैं। प्रोपेन होगा। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ ही यौगिक को दर्शाया जाता है। और क्या है, यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर किया जाना है तथा यदि प्रकारात्मक समूह में अनुलग्न का स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला में का नाम श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को विधि के नाम से दिया जाता है। जैसे कि क्या लिखा है, प्रोपेन। क्या लिखा है गाइस, प्रोपेन। तो प्रोपेन ऑन 1 और लगा दिया है और ई को क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे ई को हटा दिया गया है, अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं इसको। और ऑन लगा दिया है, ई को हटा दिया है, इसमें प्रोपेनॉन बन जाता है। गाइस जो चौथी विधि क्या है, असंतृप्त कार्बन में कार्बन श्रृंखला के नाम पर दिए गए अंतिम में ANE 4.4 के अनुसार ENEYN से में प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखला प्रोपेन कहलाएगी तथा त्रिआबंध में आया प्रोपाइन कहलाएगी। गाइस इसके बारे में भी हम अच्छे से समझाने की अभी कोशिश करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए।
बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको आ जाएगा। कार्बन की नाम पद्धति के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए गाइस, एक बार पढ़े लेते हैं अपन कार्बन के प्रकार। जैसे हेलो एल्केन आता है तो आप क्या पढ़ेंगे गाइस, कैसे समझ में आएगा आपको। इसके पूर्व में क्या लगा रहता है गाइस, क्लोरो लगा रहता है, ब्रोमो लगा रहता है आदि। क्लोरोप्रोपेन, जैसे क्लोरो, इसको अपन यदि क्लोरो लगाए या ब्रोमो लगाया है गाइस तो आप समझ जाना कि हेलो एल्केन के प्रोपेन्स हैं। एल्केन तो आप जानते हैं संतृप्त यौगिक होता है, और हेलो एल्केन यदि आपसे पूछा लेता है तो आप समझ लेना कि पूर्व में यदि क्या लगा है गाइस, यदि पूर्व में क्लोरो या ब्रोमो लगा है तो आप समझ जाना। एल्कोहल, अब एल्केन का सूत्र है गाइस, एल्केन का सूत्र निकालना तो हमने बता ही दिया है आपको। इसमें दो बढ़ा दिया जाता है, और जो एल्कीन होता है उसमें 2 नहीं लगाया जाता है, और जो एल्काइन होता है आगे लगाया फिर नहीं लगाया और फिर घटा दिया, ठीक है ना, एल्काइन में घटा दिया। एल्कोहल से यदि पूछ लेता है यौगिक तो किस प्रकार का यौगिक है गाइस, तो इसमें हमको देखने को मिलता है OH देखने को मिलता है लास्ट में, इसको प्रोपेनॉल्स कहा जाता है। जैसे प्रोपोनॉल। एल्डिहाइड में हमको देखने को मिलता है, एल्डिहाइड में Al मिलता है हमको, जैसे प्रोपोनेल्स। कीटोन्स में ONE के बारे में हमने देखा था, प्रोपेन्स बन जाएगा, प्रोपेनॉन्स बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न ACID हो जाएगा, मतलब AICD मिलेगा हमको, प्रोपोनोइक मिलेगा, क्या नोइक। लास्ट में यदि हमें यदि हमें OIC मिल जाता है, ओइक, जैसे नोइक, ठीक है। एल्कीन में हमें कैसे समझ में आएगा, इसमें एल्कीन में क्या मिल जाता है, ENE। एल्कीन में हमने ईन बताया था, आपको हिंदी में बताया था, इसको इसमें क्या बताया है, एल्कीन में ENE मिल जाता है, तो ईन मिल जाएगा तो क्या समझ में आएगा, उसमें ईन आता है, जैसे प्रोपीन आया ईन। एल्काइन में क्या आता है, आयन आता है, आयन हमने लिखा था हिंदी में, आयन मिलता है हमको लास्ट में, जैसे प्रोपाइन मिला, आयन मिला। बाकी बात क्या है, आता है आ है, वो आ की मात्रा लगी हुई है, इन आयन, तो हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार का यौगिक है। सो गाइस, यदि आपको समझ में ना आया हो इसकी नामकरण पद्धति तो हम बता देते हैं अलग से। सो गाइस, देखते हैं अपन कार्बन यौगिक की नामकरण पद्धति के बारे में। हमने बुक से अच्छे से देख लिया है, यदि उसमें समझ में नहीं आया तो आप इसमें समझने की कोशिश करें, ध्यान से पढ़ें, बन जाएगा। देखिए, कार्बन यौगिक का नामकरण करने की पद्धति, पहले नंबर तो हमें क्या होना चाहिए गाइस, पता, परमाणु संख्या पता होना चाहिए। यदि आपको वो भी यदि बाह्यतम कक्षा यदि पता नहीं है, जैसे बाह्यतम कक्षा मतलब संयोजकता के बारे में अपन को पता नहीं है तो अपन उसकी आराम से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। कैसे गाइस, 2 होना चाहिए, 2 होगा या फिर 8 होगा या 4 होगा। जैसे ये हीलियम में नहीं चलता, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु संख्या, देख यहाँ नोट लिखा है कि हाइड्रोजन में एक ही परमाणु संख्या होती है, इसमें बाह्यतम कक्ष हो या आंतरिक, इसमें एक ही होता है। और हीलियम में क्या होता है, हीलियम में भी 2 ही होती है उसकी, ठीक है, बाह्यतम कक्षा हो या फिर परमाणु संख्या हो, लेकिन हर में ऐसा नहीं होता है। हमने देखा कि देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है ना, तो ये फिर 2 होगी, और 2 के बाद फिर जितना बचेगा उतना होगा ना, एक्स्ट्रा तो नहीं होगा। इनको जोड़ने के बाद हमको इतना प्राप्त हो जाना चाहिए, 7। जैसे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है गाइस, 7 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। हम ये पिछले लेसनों से पढ़ते आ रहे हैं नाइट्रोजन संख्या। जैसे कार्बन की 6 है, हाइड्रोजन की तो 1 ही हमने पहले बता दी, ऑक्सीजन की 8 है,
कितनी है ऑक्सीजन की 8 है और आर्गन की 18 है। ठीक है ना, इनकी परमाणु संख्या है। यदि हम फिर बाद में परमाणु संख्या से बाह्यतम कक्ष की पर संख्याओं को, इलेक्ट्रॉन संख्या को निकालना, इससे आप निकाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है गाइस, 7 है, तो आगे तो 2 होगा, तो 2 तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2 लिख दिया। अब 2 लिख दिया तो 7 में से देखिए आप, अब कितने बचे, 7 में से 2 चले जाएंगे, 2 तो होगी, तो कितने बचेंगे, 5, तो 8 तो होगी नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा 8 लेंगे, यदि अपन 8 लेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगी ना, 8 2 10 हो जाएंगी, जिसमें कि 7 अपन को होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कितना, 7 होना चाहिए टोटल। तो क्या है, अपन लेंगे 2 के बाद कितनी संख्या बची गाइस, 5 बची, तो अपन 5 लिख देंगे। इसके बाद हम कक्ष की कितनी संख्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे, ऐसे ही क्या है गाइस, ऑर्गन है। ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी है गाइस, परमाणु संख्या इसकी 18 है, कितनी है, 18 है। इसके बाद हम जो एक कक्ष है गाइस, इसको जोड़ करके 18 ही आना चाहिए, है ना। तो अपन इनमें से इसकी ओर ध्यान मत दीजिए गाइस, इस 18 है, ऑर्गन की है, ठीक है ना, ऑर्गन की है 18, इसको अपन ध्यान नहीं देते हैं 2 मिनट के लिए। अपन इससे निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमको इतनी ही आनी चाहिए जोड़ने से। देखिए आगे 2 तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 2 लिख दिया हमने, 8 भी लिख दिया, 8 2 कितने होते हैं गाइस, अभी तो 10 ही हुए हैं, 10 के बाद एक और 8 लिख दिया हमने, तो कितने हो गए, 8 10 18। अब अपन ये वाला 2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे गाइस, क्योंकि इतने में ही हमारी संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, पूरी हो गई ऑर्गन की 18 संख्या। परमाणु संख्या हमें पता है, इलेक्ट्रॉन संख्या हमने निकाल ली गाइस। और देखिए आप, जैसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो है 8 है, कितनी है, 8 है। तो हम क्या लिखेंगे गाइस, आगे तो 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये वाला 8 तो लिखेंगे नहीं, आएगी इनमें से, अब 8 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखें कि 8 बन जाए, तो अपन 6 लिख देंगे गाइस, 6 लिख देंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगी संख्या। अब देखते हैं अपन इसके नामकरण की पद्धति को देखते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि क्या है नामकरण, जैसे C4, सॉरी गाइस, CH4। अब अपन को हमने आपको पढ़ाया था, एकल आबंध बनते हैं तो एल्कीन होता है, और द्वि आबंध बनते हैं तो एल्कीन हो जाता है। एकल आबंध बनता है तो एल्केन होता है, और द्वि आबंध बनते हैं तो एल्कीन होता है, इन पढ़ते हैं लास्ट में। और यदि त्रि आबंध बनता है तो असंतृप्त विलयन का कौन सा बनता है गाइड्स, वो बनता है एल्काइन आबंध बनता है, ठीक है। देखिए गाइस, हमने ये आपको पहले बताया था, यदि कार्बन में, यदि कार्बन में एकल आबंध बनेगा तो N बनाएंगे, N लिखेंगे, एकल आबंध देखिए गाइस A है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्केन आ जाएगा। और द्वि आबंध बनता है तो क्या आ जाएगा, ईन आएगा, लास्ट में कितना आएगा, ईन आएगा। यही हम अभी वीडियो में अभी अपन देख रहे थे PDF पार्ट में। और यहाँ पे त्रि आबंध बनता है तो आयन आएगा, ध्यान रखना। और द्वि आबंध वाले और त्रि आबंध वाले असंतृप्त होते हैं और ये संतृप्त होते हैं। जैसे क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे अपन निकालने की कोशिश करते हैं, CH4, CH4 किसका सूत्र है, क्या लिया हमने इसका, और यदि 1 लेते हैं C की जगह तो मैथ भी आएगा, और फिर A डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। C लिया हमने, और क्या लिया, C का 1 बस लिया, एक 1 C बस लिया, 1 C लिया, और H4 लिया। अब H4 के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे कौन सा आबंध बनता है, इसका नामकरण कैसे करेंगे हम गाइस। देखिए यहाँ पे हमने C लिखा, क्या लिखा गाइस, C लिखा, यही होता है ना मीथेन का सूत्र। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, C लिख दिया। C में कितने बाउंड्स बनते हैं गाइस, हमने देखा था, जो C होते हैं, C में जो आबंध बनते हैं, C की संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके टोटल परमाणु होते हैं 6, 2 और 4 होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा कौन सी होती है, लास्ट वाली होती है, उसको 4 की जरूरत और होती है अष्टक बनाने के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है गाइस, H4 लिखा है, तो अपन H
H में तो एक ही परमाणु होता है, H में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने एक A लिख दिया, ठीक है ना, ये अलग है गाइस, ध्यान रखना। और AH हमें कितने लेना है, 4 लेना है H, तो हमने 4 ले लिए, 1 2 3 और एक ये है 4। तो यदि अपन आबंध बनाएंगे गाइस तो कितने बनेंगे इसमें, इससे A मिल गया, एक आबंध, 2 आबंध, 3, A से A मिल गया, एक से एक मिल रहा है ना, 2 से तो नहीं मिल रहे हैं, एक दोनों नहीं मिल रहे हैं, इससे A मिल गया और इससे A मिल गया, सब अलग अलग मिल गए। तो इसमें जी संख्या कितनी बन रही है, देखिए गाइस एक ही बन रही है, एक ही बन रही है, एक ही बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, सब जगह एक ही बन रही है। तो ये क्या है, इसकी एक बन रही है तो क्या आएगा लास्ट में गाइस, वो आएगा इन आएगा, इन नहीं आएगा गाइस, ए लिखा है, एन आएगा, 2 बनते तो इन आता, एन आएगा। तो क्या बन गया, इसमें कार्बन की संख्या कितनी थी गाइस, एक ही थी, एक ही कार्बन था, एक ही कार्बन है तो अपन क्या लिखेंगे गाइस, मैथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, मैथ लिखा। और कितने आबंध बन रहे थे, एकल आबंध बन रहा था, तो एकल आबंध के लिए एन लिख देंगे, तो ए की मात्रा लगा देंगे, ए और ना, हो गई इसकी अपनी नामकरण पद्धति, आई समझ में कुछ। अब अपन देख लेते हैं गाइस, द्वि आबंध भी बनते हैं। अब द्वि आबंध कैसे बनते हैं अपन देखते हैं, द्वि आबंध के बारे में। सी की संख्या कितनी लेंगे अपन, देखते हैं अपन द्वि आबंध का उदाहरण। जैसे यदि यहाँ पे क्या होता, C2H4 है गाइस, C2H4 ये किसका सूत्र है, एथेन का। यदि इसका नामकरण करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे नामकरण किया जाए, C2H4, ठीक है ना। अब टू सी लेना है, C मतलब कार्बन, 2 हमने C ले लिए, 1, इसके आगे इस वाले कार्बन के हमने बहुत इलेक्ट्रॉन आबंध बना दे। देखिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बात हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसके भी ले लेते हैं हम, इसके बाद इसमें 2C लेना है, क्योंकि गाइस ध्यान रखना इसमें C कितने लेना है, 2, एक तो ले लिया, एक के कितने बन गए, 4 बन गए। अब इसके भी 4 बनाएंगे हम, 1 2 3 4 3 2 3 4, ठीक है ना, इसके भी 4 हो गए। अब हमको क्या करना है, इसका तो हो गया काम, अब H4 लिखना है, इसकी 4H लिखना है। 4 में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन संख्या बोले या फिर परमाणु संख्या बोले, वन लिया हमने H, ठीक है, 1 लिया, 1 का एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, और 1 लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। यहाँ पे भी हमने 1 लिया, यहाँ पे हमने 1 लिया, और यहाँ भी हमने क्या किया, 1 लिया, ठीक है। अब इसके अपन इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं गाइस। देखिए ये वाला H से ए वाला H मिल जाएगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन ए वाले से ए वाला मिल जाएगा, और अपन देखेंगे ए वाले से ए वाला मिल जाएगा, और इससे इस H वाला मिल जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे ए वाला C का आबंध है, और ये भी C का आबंध है, तो C का आबंध मिल गए। कार्बन कार्बन के यहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है गाइस, 2 आबंध बन रहे हैं, कार्बन कार्बन के मिल रहे हैं। तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे द्वि आबंध बनता है, और जिसमें जहाँ पे 2 आबंध बनता है तो आप देख सकते हैं C के साथ में कितने आबंध बने हैं, यहाँ 2 बने हैं। तो अपन लास्ट में क्या लगाएंगे गाइस, इन लगाएंगे, और यहाँ पे C की संख्या आप देख सकते हैं, अपन ने C की संख्या कितनी ली थी गाइस, 2 ली थी। तो C की संख्या देखिए n में 2 है, तो अपन क्या पढ़ेंगे गाइस, आगे एथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एथ। इससे अपन ने C की संख्या 2 ली थी, तो एथ पढ़ लिया अपन ने। और साथ में इसमें कितने आबंध बने गाइस, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 आबंध बने यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको एथीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे गाइस, एथीन। यही होती है गाइस नामकरण पद्धति, और एथाइन का भी इसी प्रकार ही होता है। सो गाइस अपन देखते हैं आगे त्रिआबंध एल्काइन के बारे में। एल्काइन पढ़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखते हैं 3 आबंध, C2H
टू में क्या आबंध बनता है गाइस। देखते हैं अपन इसके आबंध को कि अपन क्या पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपन यहाँ पे सी लेते हैं गाइस। क्या लेते हैं, यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ लिखे देते हैं C2H2 एथाइन लिखा है, एथाइन बन जाएगा जहाँ तक। देखते हैं अपन सी लेते हैं। सी कितने हैं गाइस, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 लेंगे। सी के आबंध संयोजकता कितनी है, लास्ट की बात हम कक्षा 4 है तो अपन यहाँ पे 4 लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमने देखा यहाँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, यहाँ पे होते हैं कितने, 4 ही होते हैं, वो हम मिटा दिया सॉरी। यहाँ पे अपन ऐसे ले लेंगे 1 2 3 और एक 4, ठीक है। यहाँ पे भी इसी प्रकार करेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। इनके 4 हो गए कार्बन कार्बन के। अब अपन H2 ले लेते हैं। H कितने आएंगे गाइस, 2 आएंगे। यहाँ पे H ले लिया हमने, H का A लिख दिया और यहाँ पे भी H ले लिया और H का A लिख दिया, ठीक है ना। अब अपन आबंध बनाते हैं, ठीक है ना। A आबंध बनाएगा किससे, C से बनाएगा H, इस वाले इससे। अब हम देखते हैं A वाला भी इसने एक था तो इसने इससे बना लिया AC का। अब ये 3 बचते हैं, सॉरी गाइस एक ही है, हाँ ध्यान देना। यहाँ पे एक इससे बन गया, कार्बन कार्बन से मिल गया, एक और मिल गया कार्बन कार्बन से, एक और मिल गया कार्बन कार्बन से। यहाँ पे गाइस क्या बनाया है इन्होंने, त्रिआबंध। और जहाँ त्रिआबंध बनता है वो कौन सा यौगिक है, असंतृप्त यौगिक। और 3 आबंध वाले असंतृप्त यौगिक को क्या कहते हैं गाइस, आयन आएगा। इसमें लास्ट में क्या आएगा, आयन। और यहाँ पे सी की संख्या हमने कितनी ली थी, 2 ली थी। देखिए सी की संख्या 2 है तो क्या पढ़ेंगे अपन इसको, एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, E3 में एथ पढ़ेंगे, एथ। तो आगे अपन ने एथ लिख दिया, ठीक है ना, एथ। और एथ के साथ कितने आबंध बन रहे हैं, 3 आबंध बन रहे हैं, इसलिए आयन लगा देंगे। आ की मात्रा बन गई आ से और ई और न, आयन, एथाइन बन गया गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस जैसे यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी लाइक कीजिए गाइस यदि समझ में आया और हमें मोटिवेट कीजिए। हम ऐसी ही वीडियो और ऐसे ही प्रैक्टिस और ज़्यादा जोश और एनर्जी से साथ और आपको और मन के साथ आपको पढ़ा सकें। और जहाँ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए गाइस हमने यही बताया था आपको, जैसे हेलो एल्केन के लास्ट में क्या आता है, क्लोरो ब्रोमो। जैसे वहाँ पे हमने देखा था जिसमें एकल एल्कीन में क्या आता है, इन आता है, एल्केन में एन आता है, एल्काइन में आयन आता है असंतृप्त में। जैसे एल्कोहल में क्या आता है गाइस, OL लगता है और नॉल आता है, नॉल। यहाँ पे एल आता है, देखिए ए आई और ले, ऑन आता है, नॉन आता है, कीटोन। ये किसका है, 9 मतलब कि नॉन आता है इसके लास्ट में, ठीक है ना। ये दूसरे ही रूप है, जैसे एल्काइन है, एल्कीन है, हमने पढ़ा है यही। और आगे के रूप हैं कार्बोएक्सेक हैं। 6 नंबर में हमने देखा एल्कीन में क्या आता है गाइस, जैसे हमने यहाँ पहले ही बता दिया है, एल्कीन में क्या आता है, इन आता है। इसी प्रकार एल्काइन में आयन आता है, ये हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं पेंटेन के लिए आप कितनी संरचना समूहों का चित्रण कर सकते हैं। गाइस यदि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर चाहिए है तो आप बता देना, हम आपको करके PDF में दे देंगे समझाते हुए, और वरना आप इनको करने की कोशिश करना। देखते हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या है। अब अपन जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। कार्बन के यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, इस भाग में हम कार्बन के यौगिक के कुछ रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन कर चुके हैं। हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा उसके यौगिक के होते हैं। सर्वप्रथम दहन के विषय में पढ़ेंगे। जो कार्बन है, ईंधन के रूप में लाए जाते हैं बहुत से कार्बन, जैसे हम बोलते हैं जो जलते हैं या दहन होता है। अब दहन क्या होता है इसके बारे में भी अपन जानने की कोशिश करते हैं।
अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या करता है कार्बन गाइस? वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है। जैसे लकड़ी भी एक क्या है गाइस? कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है। और कार्बन वो ऑक्सीजन के प्रभाव में आकर के ऑक्सीजन जलाता है गाइस, जलती नहीं है ऑक्सीजन गैस, जलाने में सहायक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के प्रभाव ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ ऊष्मा ही देता है। हम देखते हैं बहुत गर्म निकलती है, ऊष्मा निकलती है कि नहीं निकलती जब कुछ जलता है, लकड़ी वगैरह। और साथ में यदि जलेगा तो उजेला हो जाएगा। नाइट में जलाओ, आग जलाओ तो आग से क्या उजेला निकलेगा, प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगी। और अधिकतर लोग अपन देखते थे जो ठंडियों में बहुत से लोग क्या करते हैं, आग लगा करके चारों तरफ बैठ जाते हैं, जिससे उसमें ऊष्मा निकलती है तो उनको ठंडी कम लगती है। और क्या देती है गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देती है। इससे दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा पर एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिनका अध्ययन पहले अध्याय में कर चुके हैं, जैसे CO2 है, वो क्या देती है गाइस? कार्बन और ऑक्सीजन यदि मिलाया जाए तो उससे क्या निकलता है? CO2 बनती है। और साथ में क्या निकलता है गाइस? ऊष्मा और प्रकाश। कार्बन मीन्स लकड़ी और ऑक्सीजन मीन्स हवा, एक प्रकार की गैस। हवा में गैस होती है कि नहीं होती ऑक्सीजन, तो वो जलाती है किसको? कार्बन को। और कार्बन को जलाएगी गैस तो क्या निकलेगा? उससे कार्बन ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा। इसी प्रकार मीथेन है, CH4 है, इसमें O2 डालेंगे, O2 है, O2 इससे क्या निकलती है? CO2 प्लस H2O और ऊष्मा और प्रकाश। ये हमने अभिक्रियाएं गैस पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतुलन करना भी आपको सिखाया था इनके बारे में। देखिए आप आगे देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकालेगी। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप जान चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होती है जो कि अन्य परमाणुओं के साथ में एकल आबंध बनाती है गाइस, उसको ही हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। वह यदि जलती है तो उससे क्या निकलती है? स्वच्छ ज्वाला निकलती है। जबकि असंतृप्त कार्बन में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। और जो असंतृप्त कार्बन देखा आपने, कार्बन क्या होता है गाइस? जल ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे लकड़ी है, लकड़ी में कार्बन होता है, वो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता। और यदि वो कार्बन स्वच्छ होता है, मतलब कि उसमें वो संतृप्त कार्बन है, वो एक ही संतृप्त कार्बन आपको बता चुके हैं एकल आबंध बनाता है, तो यदि उसको जलाते हैं तो स्वच्छ ज्वाला निकलती है। असंतृप्त कार्बन क्या होता है गाइस? जिसमें 2-3 त्रिआबंध या 2 आबंध बनते हैं, उसको असंतृप्त कार्बन कहते हैं। और यदि अपन उनको जलाते हैं तो क्या निकलता है गाइस? उसमें पीला धुआं निकलता है, मतलब वो अच्छे से जलता नहीं है, काला धुआं निकलेगा और पीली ज्वाला निकलेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप में धातु के तस्तरी में कज्जली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जल ज्वाला निकलेगी। घर में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन स्टोव वायु के लिए छिद्र होते हैं। हमने देखा था जो घर में गैस लगाई जाती है, गैस होती है जो जलाई जाती है, गैस खाना ना बनता है या फिर कुछ स्टोव वगैरह होते हैं, तो उसमें वायु के लिए क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिससे कि हवा वहां जा सके, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला निकाल देता है। ये जो अच्छे से जलता है गैस, जो ईंधन, उसमें क्या निकलती है? उसमें नीली ज्वाला निकलती है। और जो ठीक तरह से नहीं जलता है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें पीली ज्वाला निकलती है और साथ में धुआं भी निकलता है। जैसे अपन स्टोव देखते हैं या फिर गैस देखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के लिए छेद होते हैं और ऑक्सीजन की सहायता से ही कोई भी आग लगती है, कोई भी कार्बन जलता है और जलने से वो अच्छी तरह से जल जाता है और स्वच्छ तरह से नीली ज्वाला निकालता है। नीली ज्वाला निकाले तो समझ जाना कि बहुत अच्छे से वो जल रहा है। यदि कार्बन कभी बर्तनों में तले काले हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ
व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर होती है। इसके दहन के फलस्वरूप नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रदूषक है। सो गाइस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पीली ज्वाला और नीली ज्वाला में आपने अच्छे से समझा होगा। पीली ज्वाला निकलती है तो समझ लेना कि कार्बन अच्छी तरह से जल रहा है, और नीली ज्वाला निकलती है तो आप समझ लेना कार्बन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। हमने देखा था जो नीली ज्वाला निकलती है गैस से निकलती है, जैसे गैस है, स्टोव है, वहाँ पे अच्छी तरह से जलता है, जिससे हम देखते हैं उनमें अब यदि अपन आग में बर्तन कोई भी रख देते हैं या फिर पानी यानी उबालते हैं गाइस गैस में, तो नीचे अपन देखते हैं कोई भी बर्तन होगा ना तो उसके नीचे काली काली परत नहीं जमेगी। और यदि अपन वही गैस चूल्हे में रख देते हैं, जो चूल्हे में निकलती है ज्वाला गाइस, तो वो अच्छी तरह से उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि चूल्हे के बर्तनों में ईंधन अच्छे से नहीं जलता है चूल्हे में, तो गाइस क्या हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो जल नहीं पाता है, तो क्या होता है बर्तनों में काली काली परत चढ़ जाती है नीचे हम देखते हैं। तो गाइस, जो अपूर्ण दहन वाला ईंधन होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं जलता है, वो प्रदूषक का मुख्य कारण होता है। गाइस, आपने देखा यहाँ पे जो पर्यावरण के प्रदूषक का प्रमुख कारण होता है, उससे पर्यावरण, क्योंकि हम देखते हैं जो ईंधन में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, वो अच्छी तरह से नहीं जल रहा है, पीली ज्वाला के साथ जल रहा है, तो आप समझ जाइए कि इससे प्रदूषक फैलेगा, क्योंकि उसमें क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, मतलब काला काला धुआं निकलता है, जो कि प्रदूषक का कारण होता है। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही अदर वीडियो पढ़ने के लिए। यदि आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, या कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और एडवाइस ऐड करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसी वीडियो के। देखिए, ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि अपन वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, स्थायी नहीं हो पाता है हमारे माइंड में वो चीज़, यदि रिसेट नहीं हो पाता है, यदि बहुत सारी चीज़ें हमें एक दिन में ही बहुत सा रट लेते हैं या रख लेते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं होता है। और यदि अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। और हमको 1-2 दिन के लिए नहीं पढ़ना है गाइस, हमको तो एग्ज़ाम निकालना है और फ्यूचर में भी काम में लाना है, आगे कॉम्पिटिशन एग्जामों में काम लाना है, जो कि तुरंत के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए पढ़ना होता है। सो थैंक्स फॉर, पढ़ना एक सीखना होता है गाइस। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।